बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में फिजिक्स क्लास 11 यूनिट नंबर 2 न्यू बुक के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ये न्यूमेरिकल की वीडियो थोड़ा लेट हो, एक्चुअली वो यूनिट 1 जो थोड़ा रह गया था, एक लेक्चर हुआ था, उसके बाद मैंने यूनिट 2 स्टार्ट कर दिया था, उसकी थ्योरी कंप्लीट की, उसके शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट किए। तो यूनिट 1 रह गया था, इसकी वजह से डिफरेंट स्टूडेंट्स का कमेंट था कि पहले यूनिट 1 भी कम्प्लीट करें। तो मैंने यूनिट 1 जो है वो सारा कंप्लीट कर दिया है, उसकी सारी थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है और यूनिट 2 भी कंप्लीट अपलोड हो चुका है। आज न्यूमेरिकल भी अपलोड हो जाएंगे, इसके बाद यूनिट 1 के न्यूमेरिकल जो रह गए हैं वो भी अपलोड हो जाएंगे। उसके बाद जो है बिल्कुल तरतीब सीधी चलेगी, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह यूनिट जो हैं तरतीब से चलेंगे सारे। इस चैनल पर मैथ के लेक्चर्स भी अपलोड हो रहे हैं, उसके भी 2 यूनिट अपलोड हो चुके हैं। इसके अलावा 9th के भी लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं, इसलिए सबको साथ लेकर चलना होता है, इसलिए बाज़ औक़ात कोई वीडियो जो है वो लेट हो जाती है। तो अब न्यूमेरिकल देखते हैं। इस चैप्टर के जो टोटल न्यूमेरिकल्स हैं वो 12 न्यूमेरिकल्स हैं इस चैप्टर के। इंशाल्लाह सारे न्यूमेरिकल आज ही इसी वीडियो में सॉल्व कर लेंगे। तो पहले न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल जो है न्यूमेरिकल नंबर 2.1, उसकी स्टेटमेंट देखते हैं। इसकी स्टेटमेंट में हमें कहा जा रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट एंड स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आर 4 इंटू 3 स्क्वायर रूट एंड 4। हमें यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड भी बता दी गई है और स्केलर प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड भी बता दी गई है। वो कहा गया फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, इन दो वेक्टर के दरमियान अब एंगल कितना होगा। मैग्नीट्यूड हमें स्केलर प्रोडक्ट की भी दी गई है, वेक्टर प्रोडक्ट की भी दी गई है। तो गिवन डाटा हमारा है मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट है तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड फॉर्म है तो साथ में ये मॉड डालते हैं, वेक्टर और मॉड ये शो करता है ये मैग्नीट्यूड फॉर्म है, ठीक है। वो हमें दे दी गई है मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट वो है 4 इंटू 3 स्क्वायर रूट। इस तरह हमें डॉट प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड भी दे दी गई है जिसको स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। तो ए डॉट बी ये उसकी मैग्नीट्यूड हो जाएगी, वो कितनी हमें दे दी है उन्होंने कहा है कि वो 4 है। अब इनके दरमियान ना हमने एंगल फाइंड करना है। एंगल की रिप्रेजेंटेशन याद रहे थीटा होती है, तो हमने थीटा फाइंड करना है इस न्यूमेरिकल में बेसिकली, ठीक है। बोर्ड में जब पेपर में आपने न्यूमेरिकल सॉल्व करना है ना, आपने बिल्कुल यही मेथड अपनाना है। सबसे पहले जो गिवन डाटा है ना, आपने हेडिंग देके लिखना है गिवन डाटा, ठीक है, या गिवन लिख दें या गिवन डाटा लिख दें, कोई वो फर्क नहीं है उसमें। बाद में जब गिवन डाटा कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपने सोल्यूशन की हेडिंग दे लेनी है, ठीक है। तो अब हमें जो सोल्यूशन इस न्यूमेरिकल की जो स्टेटमेंट है वो ये कहती है कि जो क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड है ए क्रॉस बी वो है 4 इंटू 3 स्क्वायर रूट। अब ए क्रॉस बी को जब हम मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखते हैं, हमने पढ़ा हुआ ये आता है ए बी साइन थीटा, ठीक है। तो ए बी साइन थीटा वो किसके इक्वल है 4 इंटू 3 स्क्वायर रूट। क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा आता है। अभी कैसे आता है ये डिटेल लेक्चर मेरा अपलोड हुआ हुआ है इस यूट्यूब चैनल पे। क्रॉस प्रोडक्ट और जो स्केलर प्रोडक्ट है वो मैंने कंप्लीट लेक्चर अपलोड किया हुआ है, आप वो देखना चाहें तो वो देख सकते हैं। फिलहाल हमारा सिर्फ ये कंसर्न है कि हमें इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना, तो ये इक्वेशन नंबर 1 बना लेंगे। इसी तरह जो है डॉट प्रोडक्ट है उसकी भी मैग्नीट्यूड हमें दे दी गई है, वो 4 है। तो अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास ए बी कॉस थीटा, मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिख लिया ना हमने 4। अब ये इक्वेशन नंबर 2 बना लेंगे, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि हमने एंगल फाइंड करना है, थीटा फाइंड करना है इन दोनों के दरमियान। उसके लिए हमें इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करवाना पड़ेगा। डिवाइड करा लेते हैं। डिवाइड इक्वेशन नंबर 1 बाय इक्वेशन नंबर 2। 1 को 2 पे डिवाइड करा देना है। तो क्या तरीका है, ये 1 है इक्वेशन, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट पे डिवाइड होती है, राइट हैंड साइड राइट पे डिवाइड होती है। तो हमारे पास इक्वेशन 1 की लेफ्ट हैंड साइड है ए बी साइन थीटा और 2 की लेफ्ट हैंड साइड है ए बी कोस थीटा, ठीक है। अब राइट हैंड साइड राइट पे डिवाइड होगी। तो इक्वेशन 1 की राइट हैंड साइड है 4 इंटू 3 स्क्वायर रूट और इक्वेशन 2 की राइट हैंड साइड है जस्ट 4, ठीक है। अब देखें यहाँ पे हमारे पास ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा। साइन ओवर कोस हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा हुआ है, ये टैन थीटा होता है। तो टैन थीटा हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 से 4 भी कैंसिल हो रहा है, टैन थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट। अब हमने चूंकि थीटा फाइंड करना है तो टैन उधर जाके क्या हो जाएगा टैन इनवर्स। तो थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स 3 स्क्वायर रूट। अब आपने कैलकुलेटर उठाना है और टैन इनवर्स ले लेना है 3 स्क्वायर रूट।
तो कैलकुलेटर पे सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो है 60 डिग्री। तो ये पहला न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। अब दूसरा न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। दूसरे न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है अ हेलीकॉप्टर इज असेंडिंग वर्टिकली। तो एक हेलीकॉप्टर है जो कि असेंड कर रहा है वर्टिकली, मतलब वर्टिकली वो ऊपर जा रहा है, ठीक है, एट द रेट ऑफ 19.6 मीटर पर सेकेंड। तो अब ये 19 पॉइंट मीटर पर सेकेंड किसका यूनिट होता है? वेलोसिटी का। तो हमें ये इनिशियल वेलोसिटी उसकी देने की है 19.6 मीटर पर सेकेंड व्हेन इट इज एट अ हाइट ऑफ 156.8 मीटर। अब जब वो 156.8 मीटर हाइट पे पहुंच गया ना, अबाव द ग्राउंड, जमीन से ऊपर, अ स्टोन इज ड्रॉप, तो वहां जाके उसने ना एक पत्थर को ड्रॉप किया। तो जाहिर बात है पत्थर किधर आएगा? नीचे की तरफ आएगा। हाउ लॉन्ग, कितना टाइम लगेगा स्टोन, पत्थर को, टू रीच द ग्राउंड, कि वो जमीन पे आके स्ट्राइक कर जाए, उसके लिए कितना टाइम लगेगा? अब देखिए हमें तीन चीजें यहाँ पे जो है वो टोटल इस न्यूमेरिकल में बताई गई हैं। एक ये है कि वेलोसिटी उसकी जो है हेलीकॉप्टर की 19.6 है। वो जब 156.8 मीटर की हाइट पे जाता है ना, तो एक पत्थर फेंकता है, पत्थर को जमीन पे आने में टाइम कितना लगेगा? वेलोसिटी, हाइट और हमें टाइम, इन तीन चीजों का इस न्यूमेरिकल में जिक्र किया गया। तो गिवन डाटा लिखते हैं। तो हेलीकॉप्टर की जो वेलोसिटी दे दी गई है, इनिशियल वेलोसिटी को वी आई से रिप्रेजेंट करते हैं, वो कितनी हमें दे दी गई है वो उन्होंने हमें बता दिया है 19.6 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। और जब वो 156 मीटर की हाइट पे पहुंचा है तो वहां जाके उसने क्या किया? एक पत्थर को ड्रॉप किया है, ठीक है। अब जो पत्थर को ड्रॉप किया है, पत्थर किधर आएगा? वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। अब चूंकि वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर करेगा, तो इसलिए हमें ये यहाँ डिस्टेंस को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे और वो माइनस में लेना पड़ेगा, -156.8 मीटर, ठीक है। माइनस इसलिए लिया है क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जो हेलीकॉप्टर की है वो अपवर्ड है। तो इतनी हाइट पे 156.8 पे जब उसने पत्थर को ड्रॉप किया, पत्थर ने जो डिस्टेंस कवर करना है वो जारी बात है डाउनवर्ड करना है ना, पत्थर ने तो हमेशा नीचे आना है, तो इसलिए वो ऑपोजिट डायरेक्शन है वेलोसिटी से, इसलिए माइनस में लेंगे। टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द ग्राउंड, पत्थर कितनी देर बाद जमीन पे लगेगा, टाइम हमने फाइंड आउट करना है। तो ये हमारा गिवन डाटा है। तो अब सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। अगर हम इस डाटा को देखें ना, वी आई एस और टी, ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में आता है, इसलिए हम यहाँ पे ना सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर रहे हैं। वो होती है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्केयर, ठीक है। ये इक्वेशन है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ पे हम एक्सेल ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लिखेंगे, ए को जी लिखेंगे, क्योंकि जो हमारा जो हेलीकॉप्टर है वो जमीन से ऊपर मूव कर रहा है। जब भी कोई बॉडी एयर में होती है ना, तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करती है, तो इसलिए हम वहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कंसीडर करते हैं जी से, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं जी टी स्केयर हम यहाँ पे लिखेंगे। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। एस है तो एस की जगह लिखेंगे -156.8 इज इक्वल टू, अब वी आई कितना है? वो है 19.6। टी हमने फाइंड आउट करना है, तो ये टी एज इट इज प्लस 1/2 जी टी स्केयर। अब जी की वैल्यू 9.8 होती है, ठीक है। अब हेलीकॉप्टर चूंकि अपवर्ड मूव कर रहा है, मतलब अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा है, हमने पढ़ा हुआ है जब की बॉडी अपवर्ड मूव करती है तो जी नेगेटिव लेते हैं, और जब बॉडी जमीन की तरफ डाउनवर्ड मूव कर रही है तो जी पॉजिटिव लेते हैं। तो यहाँ पे चूंकि वो हेलीकॉप्टर असेंड कर रहा है अपवर्ड, तो इसलिए -9.8 लेंगे। तो जी की जगह ले लेंगे -9.8, और साथ में ये टी स्केयर आ जाएगा। -156.8 एज इट इज आ जाएगा, 19.6 टी ये भी एज इट इज आ जाएगा। अब देखें प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 9.8 को 2 पे डिवाइड करेंगे ना, तो हमारे पास आ जाएगा 4.9, और साथ में ये वाला टी स्क्वायर आ जाएगा। अब हम अपनी इस इक्वेशन को ना एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में ले आते हैं। देखिए ये 4.9 माइनस का इधर ले आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा 4.9 टी स्क्वायर। ये 19.6 जब उधर जाएगा तो -19.6 टी, और इधर ऑलरेडी कितना है -156.8, -156.8 इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ये हम सारा कुछ उधर ले गए तो यहाँ 0 बच जाएगा। तो ये देखिए हमारी इक्वेशन बन गई है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हम पढ़ते हैं, जिसमें मैक्सिमम पावर 2 होती है, फिर 1 हो जाती है और एंड पे कांस्टेंट होता है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाली ये फॉर्म बन गई है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं।
इसको सॉल्व हम इस तरह कर सकते हैं कि जो 4.9 है इससे पूरी इक्वेशन को हम डिवाइड करा देते हैं। जब 4.9 पे हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड कराएंगे, यहाँ हमारे पास 4.9 कट जाएगा, टी स्क्वायर रह जाएगा। 19.6 को 4.9 पे डिवाइड कराएंगे तो 4 आएगा। 156.8 को जब हम डिवाइड करेंगे ना 4.9 से, तो हमारे पास आंसर आएगा 32। तो दोनों साइड पे 4.9 से डिवाइड कराने के बाद देखिए हमारे पास आंसर आ रहा है टी स्क्र माइनस 4t माइनस 32 इक्वल टू 0। तो अब हम इसके फैक्टर बना लेंगे। तो ऐसे कौन से दो फैक्टर्स हैं देखें जिनको मल्टीप्लाई कराएं तो 32 आए और उन्हीं को माइनस करें तो 4 भी आए। 8 4 का 32 भी होता है, 8 में से 4 माइनस करो 4 भी आता है। तो 8 और 4 इसके फैक्टर हैं। तो अब हम 8 और 4 को लिखेंगे कि ये माइनस 4t बने, तो ये प्लस 4t -8t। ठीक है, वो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बड़ी रकम के साथ वो -8 लगा दिए ना ताकि -4 सही हो जाए। ये -32 इक्वल टू 0। तो अब हम यहाँ से देखें क्या कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से t कॉमन आ रहा है तो अंदर हमारे पास रह जाएगा t इंटू टी प्लस 4। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से 8 कॉमन आ रहा है तो अंदर हमारे पास रह जाएगा t बार माइनस अंदर साइन चेंज होगा, 8 4 का 32 इक्वल टू 0। अब ये t-8 ये अलग हो जाएगा सोल्व, और t+4 इन दोनों को अलग अलग 0 को इक्वल पुट करके अब हम t की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास t-8 इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। तो एक आंसर आ जाएगा t इज इक्वल टू 8 सेकेंड और एक आ जाएगा t इज इक्वल टू -4 सेकेंड। अब चूंकि टाइम कभी माइनस में तो हो नहीं सकता तो ये इग्नोर हो जाएगा, तो t इज इक्वल टू 8 सेकेंड इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। उसके बाद तीसरा न्यूमेरिकल है, इसमें उन्होंने कह दिया कि a प्लस बी मैग्नीट्यूड जो है ना वो a माइनस बी मैग्नीट्यूड के इक्वल है। देन प्रूव दैट a एंड b आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब a और b परपेंडिकुलर का मतलब है उनके दरमियान एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। तो बेसिकली हमने इस न्यूमेरिकल में क्या निकालना होगा, एंगल निकालना होगा और उसका आंसर कितना आना चाहिए, 90 डिग्री। आंसर नीचे दिए भी होते हैं न्यूमेरिकल के साथ, हमने इसमें गिवन कंडीशन को यूज करते हुए एंगल 90 डिग्री निकालना है। तो ये हमने गिवन डाटा लिख लिया जैसा कि हमें दिया गया था न्यूमेरिकल में। टू प्रूव हमने इसमें प्रूव ये करना है कि ए वेक्टर और जो बी वेक्टर है ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, आर परपेंडिकुलर। तो हमने इनको परपेंडिकुलर लेके आना है। तो सोल्यूशन जब हम इसका लिखेंगे तो गिवन कंडीशन जो है वो दोबारा लिख ली हमने। दोनों तरफ जो है हम स्केयरिंग कर लेंगे, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्केयर, इधर भी स्केयर ले लेंगे ए प्लस बी होल स्केयर, इधर हो जाएगा ए माइनस बी होल स्केयर। फार्मूला ओपन करेंगे, फार्मूला होता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इधर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये हमने सिंपल ए प्लस बी होल स्क्वायर और ए माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूले ओपन कर लिए हैं। अब आप ये देखें कि ये ए स्क्वायर है और यहाँ पे भी ए स्क्वायर है। ये ए स्क्वायर जब हम इधर लाएंगे माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, कट जाएगा, तो आइए उसको भी काट देते हैं। इसी तरह ये प्लस बी स्क्वायर है, यहाँ भी प्लस बी स्क्वायर है, जब इधर आएगा माइनस बी स्क्वायर होकर यहाँ से कट जाएगा, तो इसको भी हम काट देते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास है 2a.b और ये है -2a.b। ये जब माइनस का इधर आएगा ये आपस में प्लस हो जाएंगे, 2a.b प्लस 2a.b। अब ये चूंकि ये सारा इधर आ गया इसलिए यहाँ 0 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ वेक्टर डालना था, ये मिस हो गया। अब 2ab प्लस 2ab कितने हो जाएंगे, 4a.b आ जाएगा। तो हमारे पास 4a.b इक्वल टू 0 हो गया। तो a.b की हम मैग्नीट्यूड फॉर्म लिखेंगे तो आता है ए बी कॉस थीटा। ठीक है, अब ये 4ab मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 4ab। तो 0 जब 4ab पे डिवाइड होगा तो 0 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में cos और जाके cos इनवर्स हो जाएगा। तो cos इनवर्स 0 जब हम कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास आ जाएगा आंसर 90 डिग्री। ठीक है, तो हमारा ये प्रूव हो गया जो हमने प्रूव करना था। उसके बाद आ गया न्यूमेरिकल नंबर 2.4 जो कि इस चैप्टर का सबसे ज्यादा कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल है। इसको थोड़ा सा आपने गौर से और तवज्जो से समझना है। ए बॉडी ऑफ मैस m, एक बॉडी है जिसका मैस है कैपिटल M एट रेस्ट। अब ये बात याद रखें, स्टार्ट में वो रेस्ट पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सप्लोड्स इनटू 3 पीसेस, और वो जो है वो 3
टुकड़ों में एक्सप्लोड हो चुकी है। उसके बाद पहले रेस्ट पे है, वो 3 टुकड़ों में उसको क्या कर दिया हमने, एक्सप्लोड कर दिया। 2 ऑफ विच mass m/4 ईच। अब दो का मैस, 3 पीसेस में 2 का मैस m/4 है, आर थ्रोन ऑफ इन अ परपेंडिकुलर डायरेक्शन। अब दो जो आपस में वो जो एक्सप्लोड होके जब वो दूर गए हैं तो वो आपस में परपेंडिकुलर गए हैं, उनके दरमियान एंगल 90 डिग्री का है। डायरेक्शन विद अ वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड एंड 4 मीटर पर सेकंड। अब वो जो परपेंडिकुलर फ्लो अवे हुए हैं उनमें से एक की वेलोसिटी 3 मीटर है पर सेकंड और दूसरे की 4 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। अब उसके बाद उन्होंने कहा फाइंड द वेलोसिटी ऑफ थर्ड पीस। अब वो जो तीसरा पीस है जो कि परपेंडिकुलर उनके नहीं गया, उसकी आपने वेलोसिटी बतानी है। तो हमने बेसिकली इसमें वेलोसिटी फाइंड करनी है वो तीसरे पीस की जो कि परपेंडिकुलर नहीं गया पहले दो के। तो इसका गिवन डाटा हम लिख लेते हैं। अब मैस ऑफ बॉडी, बॉडी का जो मैस है वो एक्चुअल मैस कितना स्टार्ट में बता दिया, कैपिटल एम है। अब उसकी चूंकि स्टार्ट में वो रेस्ट पे है इसलिए मैं उसकी इनिशियल वेलोसिटी वी आई को मैंने 0 लिख लिया है। अब उसके बाद क्या हो गया, वो एक्सप्लोड हो गया, मतलब तबाह हो गया 3 पीसेज में। तो आफ्टर एक्सप्लूजन अब वो जो मैस एम है वो एक्सप्लोड हुआ है 3 पीसेज में। तो एम टोटल है, 3 पीसेज इसके बन गए हैं, m1 प्लस m2 प्लस m3, ठीक है। अब हमने उसके 3 पीसेस बना दिए, ये एक्सप्लोड हो गया है। उसके बाद उन्होंने हमें बता दिया है कि जो मैस m1 है और m2 है उन दोनों का मैस जो है वो आफ्टर एक्सप्लोजन m/4 है। तो m1 m/4, इसी तरह जो m2 है वो भी इतना ही उसका मैस है, वो कितना हो जाएगा m/4, m2 भी m/4। अब इनकी वेलोसिटीज भी दे दी है उन्होंने, जो v1 है उसकी वेलोसिटी भी दे दी है और जो v2 है उसकी वेलोसिटी भी उन्होंने हमें दे दी है। पहले की 3 मीटर पर सेकंड दी है और दूसरे की 4 मीटर पर सेकंड दी है। और कहा है ये जो दोनों मैसेज हैं ये आपस में परपेंडिकुलर गए हैं जब उनकी एक्सप्लोजन हुई है। तो इसको मैं आपको डायग्राम के जरिए कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ। ये m1v1 और ये हो जाएगा m2v2। ये दोनों मैसेज आपस में उन्होंने बताया कि ये परपेंडिकुलर एक्सप्लोड हुए हैं, तो ये परपेंडिकुलर, अब इनके दरमियान एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो अब इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। गिवन डाटा तो हमारा पूरा हो चुका है। अब देखें हमें पहले पीस का मैस पता चल गया है वो m/4 है, दूसरे का भी उसने बता दिया वो m/4 है, ये तो गिवन डाटा में है ना। अब तीसरे का हमें नहीं पता तो हम पहले तो जो है ना मैस निकालते हैं थर्ड पीस का। मैस ऑफ थर्ड पीस, तीसरे टुकड़े का जो मैस है वो हम पहले निकाल लेते हैं। तो तीसरे पीस का मैस जो है ना, हमने जो एक ऊपर इक्वेशन स्टार्ट में लिखी थी ना, m=m1 प्लस m2 प्लस m3, ठीक है, इसी इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं। देखें m3 को अलहदा कर लें, m1 प्लस m2 दोनों प्लस के हैं, उधर जाके कैपिटल M में से माइनस हो जाएंगे। हमारा थर्ड पीस का मैस कितना आ जाएगा, वो थर्ड पीस का मैस आ जाएगा m3, वो इक्वल किसके आ जाएगा, कैपिटल M माइनस m1 माइनस m2। अब ये m1 और m2 की ना वैल्यूज पुट करा दें। m1 देखिए कितना है, m1 m/4 है, m2 m/4 है, यहाँ पुट करा देते हैं तो हमारे पास देखिए m3 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये कैपिटल M तो एज इट इज रहेगा ना, यहाँ पे लिखेंगे m/4 माइनस, यहाँ भी लिखेंगे m/4, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में इसका ले लें आप LCM, 4 LCM आ जाएगा। तो 4 मल्टीप्लाई बाय m, 4m माइनस 4 4 से कैंसिल हुआ, 1 मल्टीप्लाई बाय m, m माइनस इधर भी बिल्कुल ऐसा हुआ, 4 4 से कैंसिल, 1 मल्टीप्लाई बाय m, m आ गया, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 4m माइनस m माइनस 2m डिवाइडेड बाय 4 है। अब 4m में से 2m माइनस करें, 2m रह जाएंगे, तो 2m डिवाइडेड बाय 4, 2 1 2, 2 2 4। तो हमारे पास देखिए मैथ्स में थर्ड पीस आ गया, m3 इज इक्वल टू m/2। तो तीसरे पीस का मैथ्स तो आ गया। अब हम इन पार्टिकल्स का इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम निकालते हैं
क्योंकि जब पार्टिकल एक्सप्लोड हुए हैं, सारे पीसेस जो एक्सप्लोड हुए हैं, मैं पार्टिकल कह गया हूँ, पीसेस बोलना था, पीसेस जब एक्सप्लोड हुए हैं तो वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को फॉलो करते हुए एक्सप्लोड होंगे। तो इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के इक्वल होना चाहिए। तो इनिशियल मोमेंटम हम सबसे पहले निकालते हैं। इनिशियल मोमेंटम मोमेंटम को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इनिशियल है तो पी आई हो जाएगा, ठीक है। अब स्टार्ट में चूंकि वो रेस्ट पे है तो मोमेंटम फॉर्म होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो मास तो एम ही है, लेकिन उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है, हमने स्टार्ट में गिवन डाटा में लिखा था कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी वो चूंकि स्टार्ट में रेस्ट पे है तो इसलिए वी आई जीरो है, तो इसलिए इनिशियल मोमेंटम जो है वो जीरो के इक्वल आ जाएगा। अब जब पार्टिकल एक्सप्लोड हुए हैं तो उनका फाइनल मोमेंटम उन्हें निकालना है। अब उसने एक कंडीशन दे दी थी हमें न्यूमेरिकल में कि जो दो पार्टिकल हैं जिनका मास m/4 है, वो आपस में परपेंडिकुलर एक्सप्लोड हुए हैं, तो अब हम इनका रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। तो जब भी दो पीसीज आपस में परपेंडिकुलर एक्सप्लोड होते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई वाले कंपोनेंट का स्क्वायर और सारे के ऊपर स्क्वायर रूट, ठीक है ना। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो ये होगा, ये उसका रिजल्टेंट होगा। तो ये मैंने लिख भी दिया है कि ये इसका रिजल्टेंट है। बेसिकली यहाँ पे ना पाइथागोरस थ्योरम लगना है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो पी रिजल्टेंट मतलब रिजल्टेंट मोमेंटम उन दोनों पार्टिकल का आ जाएगा वन और टू का पी वन का स्क्वायर, पहले मोमेंटम का स्क्वायर, पहले पीस के मोमेंटम का स्क्वायर प्लस दूसरे पीस के मोमेंटम का स्क्वायर, पी वन स्क्वायर प्लस पी टू स्क्वायर। अब पी वन और पी टू कितने हैं? पी वन जो है वो फार्मूला होता है एम वी, तो उसका मैस है m/4 और उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है? वो 3 है, तो मतलब 3m/4 बन गया ना। तो इसी तरह पी टू जो है वो कितना है? वो पी टू वो एम वी फार्मूले के मुताबिक उसका मैस भी कितना है? उसका मैस भी m/4 ही है, ठीक है। और उसकी वेलोसिटी जो है वो 4 है, तो 4m/4। तो ये पहले का मोमेंटम, ये दूसरे का मोमेंटम। अब ये वैल्यू यहाँ पुट करें, सिंप्लीफाई करें, आगे बार रिजल्टेंट मोमेंटम आ जाएगा। तो पी आर हमारे पास देखिए कितना आ रहा है, पी आर हमारे पास आ जाएगा 3m/4 स्क्वायर प्लस 4m/4 सारे के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा 9m² / 16 प्लस 4, ये 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, m²/16। वैसे 4 से 4 हम काट भी सकते थे, लेकिन मैंने चलो स्टार्ट में नहीं काटा, तो अब ऐसे ही कर लेते हैं। तो इसको स्क्वायर रूट उस तरह लिखेंगे, यहाँ पे एलसीएम 16 आ जाएगा, तो 16 को 16 पे डिवाइड किया आएगा 1, तो ये आ जाएगा 9m² प्लस इधर भी बिल्कुल इस तरह 16m², तो ये 16 प्लस 9 ये हो जाएगा 25m²/16 सारे के ऊपर स्क्वायर रूट वैसे ही चलता जाएगा। अब देखें, ये 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, 16 का होता है 4, 5/4, और ये हमारे पास m आ जाएगा क्योंकि यहाँ रूट और स्क्वायर कट जाएंगे। तो हमारे पास ये रिजल्टेंट मोमेंटम आ गया उन दो पार्टिकल का जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्सप्लोड हुए थे, 5/4m। तो ये हमने रिजल्टेंट मोमेंटम निकाला दो पार्टिकल्स का। तो हम बेसिकली यहाँ पे फाइनल मोमेंटम निकालना चाह रहे हैं ना, क्योंकि हमने इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम को आपस में इक्वल पुट करना है। इनिशियल तो हम पीछे निकाल चुके हैं, वो जीरो है। अब फाइनल कैसे आएगा? फाइनल मोमेंटम आ जाएगा इन दो पार्टिकल का मोमेंटम प्लस वो जो तीसरा है, मतलब पी आर प्लस P3, वो तीसरा जो पीस है ना P3, उसका मोमेंटम होगा। तो अब हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। पी आर तो आपको पता है कितना है, ऊपर अभी निकाल लिए, 5/4m प्लस पी थ्री पी इज इक्वल टू एम वी फार्मूले के मुताबिक उसी तरह हम लिख देंगे m3v3, क्योंकि उसकी वेलोसिटी ना गिवन, जैसे हमें पहले दो की गिवन है, एक की 3 है, एक की 4 है, इसकी नहीं दी, इसके लिए हम v3 लिख लेंगे, ठीक है। उसके मैथ्स को हमने m3 लिख लिया, पी इज इक्वल टू एम वी फार्मूले के मुताबिक। अभी हमने पीछे ना तीसरे पार्टिकल का मैथ्स ना स्टार्ट में निकाल लिया था, m3 हमारे पास m/2 आया था, ये मैंने निकाला था m3 इज इक्वल टू m/2, ये वहां पुट कर देते हैं। मैं यहाँ m3 की जगह m/2 पुट कर रहा हूँ, बाकी v3 साथ में एज इट इज लिख दिया। तो अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम
शुड बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम कितना है, वो 0 है, तो यहाँ पे पी आई की जगह मैं 0 लिख दूंगा। और इक्वल टू, अब पी एफ हमारा ये ऊपर लिखा हुआ है 5/4 m प्लस m/2 v3। याद रहे हमने इस न्यूमेरिकल में v3 निकालना है, तो v3 हमारे पास निकल आएगा। ये प्लस का 5 और 4m जो है उधर जाके माइनस हो जाएगा, इसको उधर ले जाते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा -5/4m इज इक्वल टू m/2 v3। अब हमने v3 क्योंकि फाइंड करनी है इसको, इसलिए हमने इसको अकेला करना है। तो m मल्टीप्लाई हो रहा है v3 के, इधर जाकर डिवाइड होना है, तो इधर m से m काट देना है। तो अभी हम काट देते हैं इसको। अब ये डिवीजन में 2 है v3 की, इसको उधर ले जाए मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 5 10, तो -10/4 इक्वल टू v3 आ जाएगा। तो कैलकुलेटर उठा के 10 को 4 पे डिवाइड करा लेंगे, तो हमारे पास आंसर आ रहा है -2.5 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ माइनस साइन क्या शो कर रहा है, माइनस साइन ये शो कर रहा है जो तीसरा पीस है ना, उसकी वेलोसिटी जो है पहले दो जो पीसीज है ना उनकी रिजल्टेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन के ऑपोजिट होगी। तो नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि जो तीसरा पीस है ना उसकी जो वेलोसिटी है ना वो इन पहले दो पीसीस की जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है ना उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब वो यहाँ पे होगा m3v3। तो ये शो कर रहा है माइनस साइन। तो मैंने नीचे लिख भी दिया है, द नेगेटिव साइन शोज दैट द डायरेक्शन ऑफ थर्ड पीस इज ऑपोजिट टू द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ अदर टू पीसेस। उसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 2.5 देखते हैं। 2.5 की स्टेटमेंट है, क्रिकेट बॉल इज हिट अपवर्ड। एक क्रिकेट बॉल है, उसको ऊपर की तरफ हिट लगा दी गई है, वेलोसिटी कितनी है 20 मीटर पर सेकंड के साथ, एंगल 45 डिग्री है विद द ग्राउंड, ठीक है। तो वो जो बॉल जो कि 20 मीटर पर सेकंड के साथ ऊपर हिट लगाया गया ना, उसका ग्राउंड के साथ एंगल 45 डिग्री बन रहा है। फाइंड इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट एंड हाउ फार इट हिट्स द ग्राउंड। तो हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकालनी है, कितनी देर मतलब वो हवा में रही है, मैक्सिमम हाइट कितनी पे गई है, और कितना टाइम लगेगा उसको जमीन पे वापस आकर स्ट्राइक करने में। तो ये तीन चीजें हमने निकालनी है। तो गिवन डाटा में हमारे पास वेलोसिटी होगी 20 मीटर पर सेकंड, एंगल 45 डिग्री लेंगे और ये तीन चीजें निकाल लेंगे। तो गिवन डाटा लिख रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी वी आई 20 मीटर पर सेकंड, एंगल थीटा वो है 45 डिग्री, और हमने जो फाइंड करना है वो है टाइम ऑफ फ्लाइट। ये तीनों फार्मूले हमने पढ़े हुए हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करना है, दूसरा हमने एक हाइट भी फाइंड करनी है, और तीसरी चीज क्या है, तीसरी चीज है हाउ फार अवे इट हिट्स द ग्राउंड, कितना दूर जाके वो जमीन को हिट करेगी, मतलब हमने रेंज फाइंड करनी है। तो तीसरी चीज हमें जो फाइंड करनी है वो है रेंज। मैं आपको इसकी ना डायग्राम बना के भी समझाता हूँ कि इस न्यूमेरिकल में उन्होंने हमें कहा क्या है। ये असल में प्रोजेक्टाइल मोशन का न्यूमेरिकल है, जहाँ से ना एक बॉल को वर्टिकली अपवर्ड हिट करा दिया गया यूं करके, ठीक है। अपवर्ड हिट कराया गया और वो यूं गई है पैराबोलिक पाथ को फॉलो करते हुए, यूं ऐसे करके जमीन पे आके से स्ट्राइक की है, ठीक है। अब उन्होंने हमें बता दिया कि ये जो एंगल है ना उसका जब वो हिट किया गया अर्थ के साथ वो 45 बन रहा है, और कितनी वेलोसिटी से हिट कराया गया ये उन्होंने हमें दे दी है, वी आई वो कितनी दी है, ये 20 मीटर पर सेकंड हमें दे दी है। उन्होंने कहा है कि टाइम ऑफ फ्लाइट निकालें, मतलब कितनी देर वो एयर में रही, यहाँ से यहाँ तक आने में उसको कितना टाइम लगा। एक तो ये टी निकालना है, हाइट कितनी हाइट पे गई है, ये हाइट भी हमने फाइंड करनी है, ये इसकी हाइट है, ये हमने फाइंड करनी है। और कितना दूर जाके जमीन, अब यहाँ से हिट लगाया गया ना, तो कितना दूर जाके मतलब उसकी रेंज कितनी रही है ये हमने फाइंड करना। तो ये तीन चीजें हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, ड्राइव भी किया हुआ है प्रोजेक्टाइल मोशन के टॉपिक में, टी इज इक्वल टू 2 vi साइन थीटा ओवर जी। अगर आपने ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं ना तैयार किया, मैं आपको सजेस्ट करूंगा मेरी लॉन्ग क्वेश्चन वाली ये वीडियो लाजमी देखें। प्रोजेक्टाइल मोशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉन्ग क्वेश्चन की सेंस में, और इससे न्यूमेरिकल भी देखें सॉल्व होने हैं। तो ये फार्मूले कैसे डिराइव होते हैं ये लाजमी लेक्चर देखें आप। टी इज इक्वल टू 2 vi साइन थीटा ओवर जी फार्मूला लगा लेंगे। अब वैल्यू सिर्फ हमने पुट करनी है, 2 तो एज इट इज आ जाएगा, वी आई की जगह हमें 20 लिख देंगे, साइन थीटा, थीटा हमें 45 डिग्री दे दिया गया है, और डिवाइडेड बाय जी की जगह 9.8 वैल्यू लगा देंगे। तो 9.8 वैल्यू उसकी लगा दी।
अब हमने कैलकुलेटर उठाना है और इसको सॉल्व कर लेना है, तो हमारे पास टाइम आ जाएगा। तो देखिए हमारे पास टाइम कितना आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, 40 मल्टीप्लाई बाय साइन 45 डिवाइडेड बाय 9.8। तो कैलकुलेटर मुझे आंसर दे रहा है 2.9 सेकेंड। तो कैलकुलेटर पे आंसर आ गया 2.9 सेकेंड। तो ये पहला एक पार्ट इसका सॉल्व हो गया। अब हम दूसरा फाइंड करते हैं, हाइट कितनी हाइट पे गया है, ठीक है। तो हाइट का फार्मूला लगा लेंगे। हाइट का फार्मूला होता है h इज इक्वल टू वी आई स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा ओवर 2g। तो ये वैल्यूज भी हमारे पास है, सिंपली जस्ट वैल्यूज पुट करेंगे। वी आई 20 है, इसके ऊपर स्क्वेयर साइन थीटा 45, इसके ऊपर भी स्क्वेयर ले लेंगे डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 9.8। कैलकुलेटर उठा के साइन 45 लें, स्क्वेयर लें, मल्टीप्लाई 20 का स्क्वेयर करेंगे तो ये 400 आएगा और ये 19.6 आ जाएगा आई थिंक। तो डिवाइड करके आंसर निकालते हैं। तो 20 का स्क्वायर लिया मैंने 400 आया और साइन स्क्वायर 45 को 0.499 आया, बाकी 2g वैसे लिख दिया। तो कैलकुलेटर पे सॉल्व किया तो 10.2 मीटर हाइट आ रही है। अब आखिरी चीज है, हमने निकालनी है रेंज, ठीक है। और रेंज का फार्मूला होता है r इज इक्वल टू वी आई स्क्वेयर ओवर जी साइन 2 थीटा। वैल्यूज पुट करें, वी आई 20 स्क्वेयर डिवाइडेड बाय जी की जगह 9.8 साइन 2 थीटा कितना है 45 डिग्री है, ठीक है। तो ये 20 का स्क्वायर होगा 400 डिवाइडेड बाय 9.8 और साइन टू इंटू 40 साइन 90 और साइन 91 होता है। तो 400 को 9.8 पे डिवाइड कराएं, हमारे पास रेंज आ जाएगी। रेंज कैलकुलेटर पे आई है 41 मीटर। तो 41 मीटर दूर जाके बॉल गिरेगा। उसके बाद 2.6 न्यूमेरिकल है, 20 ग्राम बॉल है, हिट द बॉल of a squash court with constant force of 50 Newton if the time of impact of force is 0.50 second, then find impulse। इसमें हमने ना इम्पल्स फाइंड करनी है। तो इम्पल्स का फार्मूला पता है F क्रॉस टी। तो यहाँ पे हमें फोर्स दे दी गई है 50 न्यूटन, टाइम ऑफ इम्पैक्ट भी 0.50 सेकंड दे दिया गया और बॉल का मैस दिया 20 ग्राम। तो बॉल का मैस लिखते हैं सबसे पहले गिवन डाटा में। मैस है 20 ग्राम। अब 20 ग्राम है तो 1000 पे डिवाइड करा के उसको पहले तो किलोग्राम में लेके जाए ना, क्योंकि मैथ्स का यूनिट किलोग्राम है, ऐसा यूनिट में लिखेंगे। तो ये आ जाएगा 0.02 किलोग्राम की कैलकुलेटर पे आंसर आया है। उसके बाद हमें फोर्स भी दे दी गई है और टाइम भी दे दिया गया है। फोर्स जो हमें दी गई है वो है 50 न्यूटन। तो फोर्स की जगह लिखेंगे 50 न्यूटन और टाइम ऑफ इम्पैक्ट भी दे दिया गया 0.50 सेकेंड। और हमने जो कैलकुलेट करना है इस न्यूमेरिकल में वो है इम्पल्स, जिसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं इम्पल्स। तो इम्पल्स का फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल टू एफ क्रॉस टी। ये मैं निकाला था जब हमने इम्पल्स एंड मोमेंटम वाला टॉपिक पढ़ा था। तो सिर्फ वैल्यूज लगाएंगे, 50 है फोर्स और टाइम इम्पैक्ट है 0.50। तो ये दोनों वैल्यूज पुट करेंगे तो कैलकुलेटर उठा के इसका आंसर निकाल लेंगे। तो ये आ रहा है इम्पल्स 25 और इसका यूनिट होता है इम्पल्स का न्यूटन सेकेंड। तो ये इसका आंसर आ जाएगा 25 न्यूटन सेकेंड। ये हमारे पास इम्पल्स आ जाएगी। ये आसान सा छोटा सा न्यूमेरिकल था। उसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 7 है, अ बॉल इज किक्ड बाय अ फुटबॉलर। एक फुटबॉलर है, बॉल को किक लगा देता है। एवरेज फोर्स ऑन द बॉल वो जो लगा रहा है वो है 240 न्यूटन। फाइंड द इम्पैक्ट लास्ट फॉर अ टाइम इंटरवल ऑफ 0.25 सेकेंड। कैलकुलेट चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम में चेंज कितना है वो कैलकुलेट करना है। स्टेट द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम, और चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन क्या है। इस न्यूमेरिकल में उसने कहा है कि एक फुटबॉलर है, उसने 240 न्यूटन फोर्स के साथ किक लगाई है फुटबॉल को और इस फोर्स का असर जो है बॉल के ऊपर 0.25 सेकंड तक रहा है। तो चेंज इन मोमेंटम निकाल ले और उसकी डायरेक्शन बता दे। तो ये हमारा गिवन डाटा हो जाएगा। फोर्स दे दी गई है 240 न्यूटन,
टाइम ऑफ इम्पैक्ट है 0.25 सेकेंड। हमने चेंज इन मोमेंटम निकालना है, मोमेंटम को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, चूंकि चेंज है साथ डेल लिखेंगे, डेल पी हमने फाइंड करना है। अब चेंज इन मोमेंटम हमें पता है इम्पल्स के इक्वल होता है, तो इसलिए हमने आई फाइंड करना है, इन अदर वर्ड हम ये कह सकते हैं। सेम वही पिछले न्यूमेरिकल वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा, आई इज इक्वल टू एफ क्रॉस टी। एफ दे दिया है 240 और टी हमें 0.25 दे दिया उन्होंने, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा सॉल्व करने के बाद कैलकुलेटर पे 60, और इम्पल्स का यूनिट साथ लिख देंगे न्यूटन सेकेंड, तो 60 न्यूटन सेकेंड के आंसर आएगा इस न्यूमेरिकल का। अब साथ में उसने एक और बात की थी कि ना इस इम्पल्स की डायरेक्शन भी आपने बतानी है, चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन। तो जो इम्पल्स की डायरेक्शन है वो सेम होती है जो फोर्स की होती है, तो हम लिखेंगे डायरेक्शन विल बी द सेम एज द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स बाय विच द फुटबॉल इज किक्ड। जी, तो उसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 2.8, एरोप्लेन एक जहाज है, मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टली एट अ स्पीड ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड एट अ हाइट ऑफ 8 किलोमीटर टू ड्रॉप अ बॉम्ब ऑन अ टारगेट। तो एक एरोप्लेन है 200 मीटर पर सेकंड स्पीड के साथ हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, तो इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है जिसको वी एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी इनिशियल वेलोसिटी है तो इसलिए वी आई एक्स लिखेंगे 200 मीटर पर सेकंड, और हाइट हमें दे दी गई है 8 किलोमीटर है, और एक बॉम्ब को वो ड्रॉप करता है टारगेट के ऊपर, जो उसका टारगेट है अभी कहाँ पे उसको हिट करना चाहिए। फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो अब हमने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड करना है फ्रॉम द टारगेट विच द बॉम्ब शुड बी रिलीज्ड। तो इसकी मैं आपको थोड़ी सी डायग्राम बना के समझा देता हूँ इस न्यूमेरिकल में कहा क्या जा रहा है, बाकी गिवन डाटा तो लिख ही लेंगे। ये बेसिकली प्रोजेक्टाइल मोशन का न्यूमेरिकल है जिसमें बॉडी एक्स वाई प्लेन में मूव करती है, 2 डायमेंशनल। तो इसमें कहा गया कि एरोप्लेन जो है वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है 200 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, तो मतलब उसने हाइट भी दे दिया 8 किलोमीटर की हाइट से मूव कर रहा है। तो यहाँ पे हाइट तो फिर वाई एक्सिस पे होती है, मतलब वो यहाँ कहीं से ये 8 किलोमीटर, फॉर एग्जाम्पल ये हाइट है 8 किलोमीटर, यहाँ से वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है यूं करके। अब उसकी जो वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस है वो कितनी है, वी आई एक्स होगी ना, वो उन्होंने हमें 200 मीटर पर सेकंड दे दी है। तो 200 मीटर पर सेकंड से यूं करके वो मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टली। तुम्हारा गिवन डाटा कैसे लिखा जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन वी आई एक्स वो कितनी है 200 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और उसने हमें हाइट भी दे दिया, हाइट चूंकि वाई से रिप्रेजेंट की जाती है क्योंकि वाई एक्सिस पे होती है इसलिए यहाँ वाई से रिप्रेजेंट करते हैं हम प्रोजेक्टाइल मोशन में, वो 8 किलोमीटर है। अब किलोमीटर के मीटर बना लेंगे, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो वाई आ जाएगा हमारे पास 8000 मीटर। अब उसने कहा कि यहाँ एक बॉम्ब को वो ड्रॉप करता है, हमने बताना है कि बॉम्ब जो है कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करके जाएगा अपने टारगेट को हिट करेगा। लेट यहाँ पे टारगेट है तो कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा अगर वो यूं करके आता है, ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से मूव करता हुआ यूं करके यहाँ पे लेट वो फॉल करता है, तो हमने बताना है कि कितना ये डिस्टेंस कवर किया उसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो डिस्टेंस को एस से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि वो हॉरिजॉन्टली कवर कर रहा है, इसलिए एस की बजाय बेटर है कि हम उसको एक्स से रिप्रेजेंट कर लें, ठीक है। तो ये हमारा गिवन डाटा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब हमने ना देखिए यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड करना है, फार्मूला एस इज इक्वल टू वी टी लगा सकते हैं क्योंकि हमने डिस्टेंस एक्स है उसको एक्स से रिप्रेजेंट किया हुआ है ना, एक्स से है तो डिस्टेंस तो एस भी होता है, एस इज इक्वल टू वी टी लगा देते हैं। वेलोसिटी है लेकिन टाइम का इशू है, टाइम नहीं है, तो हमें टाइम पहले फाइंड करना पड़ेगा, तो इसलिए हम पहले ना यहाँ सेकंड इक्वेशन लगा के टाइम फाइंड करेंगे। सेकंड इक्वेशन लगती है टाइम फाइंड करने के लिए प्रोजेक्टाइल मोशन में, तो हम वो लगा लेते हैं। सेकंड इक्वेशन होती है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्केयर। अब एस चूंकि यहाँ डिस्टेंस हाइट पे कवर हो रहा है और हाइट को हमने वाई लिखा है, तो इसलिए हम यहाँ वाई लिख लेंगे, वाई इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2। अब चूंकि बॉडी एयर में है तो इसलिए ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा जी टी स्केयर लिखेंगे, जी टी स्केयर। वेलोसिटी के सबस्क्रिप्ट में ना वाई भी लिखेंगे, वो इसलिए लिखेंगे क्योंकि बॉडी जो है वो वाई एक्सिस पे पड़ी हुई है ना इनिशियली। अब चूंकि स्टार्ट में वो रेस्ट पे होगी मूव करने से पहले, क्योंकि मूव तो वो हॉरिजॉन्टली कर रही है ना, हम कहेंगे लेट वो जब वो स्टार्ट में वाई एक्सिस पे पड़ी हुई है वो बॉडी जो है वो रेस्ट पे है, इसलिए वी आई वाई जो है उसका हम जीरो ले लेंगे, तो यहाँ पे जीरो ले लेंगे, बाकी हमारी इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी, वाई इज इक्वल टू ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। 1/2 जी टी स्केयर, ये जीरो क्यों लिया मैंने वही बताया कि स्टार्ट में बॉडी हम कंसीडर करेंगे कि वो वाई एक्सिस पे जब वो पड़ी है वो रेस्ट पे पड़ी है, इस 8 किलोमीटर हाइट पे ना वो रेस्ट पे है हमारा एरोप्लेन। वैल्यूज पुट करें और टाइम निकालें, मसला हल हो जाएगा। वाई की जगह 8000 उसकी वैल्यू लगा दी, 1/2
जी की जगह 9.8 लिखें, साथ में टी स्क्वायर लिखें, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा उधर जाके, 16,000 डिवाइडेड बाय 9.8 कर दें तो ये बन जाएगा 16,000, 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये 9.8 इधर आगे डिवाइड करा लें, 9.8 दैट इज इक्वल टू टी स्क्वायर, इसको इस पे डिवाइड करा के आंसर निकाल लेते हैं। तो हमारे पास टी स्क्वायर जो है वो 1632.65 आ गया। अब हमें टी स्क्वायर नहीं टी चाहिए, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं, इधर भी रूट ले लेंगे और इधर भी रूट ले लेते हैं। इधर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गए, तो हमारे पास देखें टाइम कितना आ रहा है, इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, 40.40 सेकंड हमारे पास टाइम आ गया। अब हम अपना जो मेन चीज हमने फाइंड करनी है, एक्स फाइंड करना है, तो फार्मूला लगा लेंगे एक्स इज इक्वल टू वी टी। तो एक्स इज इक्वल टू वी आई एक्स, क्योंकि उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी गई है ना, तो इसलिए वी आई एक्स लिखेंगे, वी आई एक्स मल्टीप्लाई बाय टी। तो हमारा ये एक्स आ जाएगा, वी आई एक्स 200 मीटर पर सेकंड दी हुई है और टाइम हमने निकाल लिया 40.40, दोनों को करा लें मल्टीप्लाई। तो ये देख लेते हैं कितना आंसर आ जाता है, कैलकुलेटर पे भी मैं देख के लिख देता हूँ यहाँ पे। ये हमारे पास 8080 मीटर आया है। अब न्यूमेरिकल में जो हमें हाइट दी गई थी ना स्टार्ट में, वो किलोमीटर में थी। अगर हम इसका आंसर किलोमीटर में लिखना चाहें तो हमें 1000 से क्या कराना पड़ेगा, इसको डिवाइड कराना पड़ेगा। तो 1000 से डिवाइड करा लेते हैं, तो फिर ये किलोमीटर में चला जाएगा। 8080 डिवाइडेड बाय 1000 करें तो हमारे पास अभी आंसर किलोमीटर में आ जाएगा। तो किलोमीटर में अगर लिखना चाहें तो किलोमीटर में भी लिख सकते हैं, 1000 पे डिवाइड कराना पड़ेगा, जस्ट फ्री आ जाएगा 8.08 किलोमीटर। 8.08 किलोमीटर ये इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद 2.9 न्यूमेरिकल है, व्हाई डज द रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल रिमेन सेम व्हेन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज चेंज फ्रॉम थीटा टू थीटा डैश इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। इसमें कह रहा है कि ना क्यों जो प्रोजेक्टाइल की रेंज है वो सेम रहती है जब हम एंगल को चेंज करते हैं, पहले एंगल थीटा है फिर एंगल 90 माइनस थीटा ले लेते हैं, आंसर सेम क्यों आता है। और ये भी बताना है आल्सो शो दैट फॉर कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं जिनका सम 90 डिग्री हो, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए रेशो जो है आर ओवर आर प्राइम वो 1 के इक्वल आती है, ये भी प्रूव करना है हमने। तो दो चीजें करनी है इस न्यूमेरिकल में। तो गिवन डाटा लिख लेते हैं, पहला एंगल उन्होंने बताया कि कोई थीटा एंगल है, और जो सेकंड एंगल है वो उन्होंने कहा है कि 90 माइनस थीटा है। दोनों में रेंज क्यों सेम आती है, 90 माइनस थीटा, ये दूसरा एंगल है हमारे पास। तो ए पार्ट में हमने ये फाइंड करना है वाई रेंज इज सेम एट दीज टू एंगल्स, दो एंगल पे रेंज का आंसर क्यों सेम आता है। तो इसका हम आंसर लिखेंगे फॉर कम्प्लीमेंट्री एंगल्स रेंज विल बी सेम। कम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनका सम जो है वो 90 डिग्री होता है, इनके लिए रेंज ना सेम रहती है। अभी हम प्रूव भी करते हैं, हम दोनों एंगल्स को ना हम ऐड कर लेते हैं। पहला एंगल क्या है थीटा और दूसरा है 90 माइनस थीटा। अगर हम दोनों को ऐड करें देखिए हमारे पास 90 आंसर ही आएगा। तो एडिंग बोथ एंगल्स, दोनों एंगल्स को ऐड कर लेते हैं। पहला एंगल क्या है थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, दोनों को हमने देखे ऐड करके लिख लिया। अब देखिए माइनस थीटा प्लस थीटा कैंसिल हो जाएंगे। अब हम चाहे पहले एंगल की रेंज निकालें तब भी हमने 90 पुट करना है, दूसरे की निकालें तब भी हमने 90 पुट करना है, क्योंकि 90 माइनस थीटा बेसिकली थीटा के इक्वल ही होता है, तो इसलिए रेंज का आंसर सेम आएगा। तो इसलिए हम इसको लिख देंगे कि रेंज जो है वो सेम ही रहेगी। अब बी पार्ट हल करते हैं, जिसमें हमें प्रूव करना है कि दोनों एंगल्स की जब हम रेंज निकाल रहे हैं तो रेंज की जो रेशो है वो 1 के इक्वल होती है। पहले हमारे पास जो एंगल है ना थीटा उसकी रेंज निकाल लेते हैं। रेंज का फार्मूला होता है आर इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर ओवर जी साइन टू थीटा। अब थीटा हमारा एंगल यहाँ है ही थीटा, तो बस जब थीटा लिखेंगे, ये पहला हल हो गया। अब हमने आर डैश मतलब दूसरा जो एंगल है 90 माइनस थीटा उसके लिए निकालनी है रेंज, तो लिखेंगे रेंज फॉर एंगल 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो अब रेंज का फार्मूला फिर लगाएंगे। अब इसको भी डैश कर लेते हैं, आर डैश डिफ्रेंशिएट करने के लिए उससे, वी आई स्क्वायर ओवर जी साइन टू इंटू थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे 90 माइनस थीटा। नेक्स्ट स्टेप में ये टू अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, वी आई स्क्वायर ओवर जी साइन 180 डिग्री माइनस
2 को भी अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे थीटा से, 2 थीटा साइन इंटू 180 माइनस 2 थीटा आ जाएगा, ठीक है। वी आई स्केयर ओवर जी, ये ट्रिग्नोमेट्री का ना एक फार्मूला होता है, साइन इंटू अल्फा माइनस बीटा होता है, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा, तो यहाँ फार्मूला लगेगा आप, तो ये मैं फार्मूला लगा रहा हूँ। साइन अल्फा, ये अल्फा है ये बीटा है, साइन अल्फा मतलब साइन 180 कॉस बीटा, बीटा क्या है 2 थीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कोस अल्फा मतलब कोस के साथ अब 180 लग जाएगा, वो साइन बीटा, साइन के साथ 2 थीटा लग जाएगा, साइन 2 थीटा, तो ये हमने फार्मूला लगा दिया। अब हम वैल्यूज लगाते हैं, साइन 180 ना जीरो होता है, साइन 180 जीरो, साथ में ये cos 2 थीटा, समझे ये तो सारा जीरो हो चुका है, मल्टीप्लाई होकर जीरो ही हो जाना ना, ये cos 2 थीटा है, स्केयर ना समझना, माइनस cos 180 कितना होता है, cos 180 होता है -1, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा जब हम ये इसको हम यहाँ लिखेंगे एज इट इज लिख लेते हैं ना अभी, साइन 2 थीटा। नेक्स्ट स्टेप में इसको सिंप्लीफाई मजीद कर लेते हैं, वी आई स्केयर डिवाइडेड बाय जी, ये जीरो से मल्टीप्लाई होकर खत्म हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1 मल्टीप्लाई बाय साइन 2 थीटा, तो हमारे पास आ जाएगा साइन 2 थीटा। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, तो हमारे पास आर प्राइम का आंसर आ गया, आर प्राइम साइन वी आई स्क्वायर ओवर जी साइन 2 थीटा। अगर हम देखें आर भी यही है, वी आई स्क्वायर ओवर जी साइन 2 थीटा। अब हमने इनकी रेशो लेनी है, रेशो ले लेते हैं आर डिवाइडेड बाय आर डैश, दोनों सेम है, वी आई स्क्वायर ओवर जी साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय वी आई स्क्वायर ओवर जी साइन 2 थीटा। अब ये दोनों चीजें सेम है, ये कट जाएंगी, तो हमारे पास जो रेशियो है आर ओवर आर डैश वो 1 के इक्वल आ जाएगी। यही चीज तो हमने प्रूव करनी थी, तो हम लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, तो ये साबित हो गया। उसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 10 है, अ ट्रॉली, एक ट्रॉली है जिसका मास है 1 किलोग्राम और वो मूव कर रही है 1 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से, और कोलाइड कर गई, मतलब उसकी टक्कर लग गई है सिमिलर ट्रॉली। सिमिलर ट्रॉली का मतलब है दूसरी जो ट्रॉली होगी ना उसका मास M2 वो भी 1 kg होगा, M1 भी 1 kg, M2 भी 1 kg, लेकिन ट्रॉली जो पहली है उसकी वेलोसिटी उन्होंने दे दी है 1 मीटर पर सेकंड, और दूसरी के बारे में कहा है वो ट्रॉली जो है ना वो एट रेस्ट है, मतलब उसकी जो वेलोसिटी है ना V2 वो जीरो लेंगे, मतलब M1 1 किलोग्राम, M2 1 किलोग्राम, वेलोसिटी V1 जो है पहली ट्रॉली की 1 मीटर पर सेकंड और V2 जीरो लेंगे, ठीक है। ये हमारा गिवन डाटा है अब तक। कहा क्या जा रहा है, फाइंड क्या करना है, आफ्टर क्लूजन फर्स्ट ट्रॉली कम्स टू रेस्ट। अब जब टक्कर लगी है ना दोनों की, तो पहली ट्रॉली है ना जो 1 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से मूव कर रही थी वो रेस्ट पे आ गई है। अब टकराने के बाद उसकी वेलोसिटी हम V1 डैश लेंगे, V1 1 मीटर पर सेकंड, तो V1 डैश जीरो हो जाएगी क्योंकि वो टकराने के बाद रेस्ट पे आ गई है। एंड सेकंड जो है ट्रॉली वो स्टार्ट मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकंड। अब जो सेकंड ट्रॉली है ना जिसकी पहले वेलोसिटी V2 जीरो थी, अब V2 डैश मतलब टकराने के बाद उसकी वेलोसिटी है ना वो 1 हो गई है इन द सेम डायरेक्शन, शो दैट इट इज एन एग्जांपल ऑफ इलास्टिक क्लूजन। हमने ये साबित करना है, ये जो मिसाल है ना ये इलास्टिक क्लूजन की एक मिसाल है, ये जो सारा अमल हुआ है, तो प्रूव करते हैं, कोई मुश्किल नहीं है ये। तो 2.10 न्यूमेरिकल का गिवन डाटा लिख लेते हैं। उन्होंने कहा मास ऑफ फर्स्ट ट्रॉली, जो पहली ट्रॉली का मास है ना वो 1 किलोग्राम है। फिर उन्होंने कहा जो दूसरी ट्रॉली है ना वो सेम उसी तरह की है, मतलब उसका मास भी M2 जो है वो 1 किलोग्राम ले लेंगे। उन्होंने कहा जो पहली ट्रॉली है ना वो मूव कर रही है 1 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, तो इसकी वेलोसिटी V1 जो है पहले ट्रॉली के मास M1 वाली की वेलोसिटी V1 बन जाएगी ना वो 1 मीटर पर सेकंड। फिर उन्होंने कहा कि जो दूसरी ट्रॉली है वो रेस्ट पे है, तो इसलिए उसकी इनिशियल वेलोसिटी V2 हम जीरो ले लेंगे। फिर उन्होंने कहा उनका क्लूजन हो गया, जब क्लूजन हो गया तो पहली ट्रॉली रेस्ट पे आ गई है, तो आफ्टर क्लूजन उनकी वेलोसिटी हम V1 डैश और V2 डैश से लिखेंगे। बिफोर क्लूजन V1 थी ना, तो V1 डैश अब चूंकि वो रेस्ट पे आ गई है पहली ट्रॉली इसलिए वो जीरो हो जाएगी। अब V2 डैश जो है ना उन्होंने फिर ये बोला है कि क्लूजन के बाद जो सेकंड वाली ट्रॉली है ना वो 1 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है, मतलब पहले वाली ट्रॉली की वेलोसिटी उसने ले ली है, अब पहले उसके पास थी ना ये, तो अब ये उसके पास आ गई है। अब हमने प्रूव करना है कि ये ना इलास्टिक क्लूजन की एग्जाम्पल है, तो हम लिखेंगे टू शो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलास्टिक क्लूजन। अब इलास्टिक क्लूजन हमने पढ़ा हुआ है, क्लूजन इन विच द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड, मतलब कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी शुड बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। हमने ये प्रूव करनी है चीज, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल है।
तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, 1/2 mv²। तो बिफोर क्लूजन जो है वो बगैर v1 डैश और v2 डैश होंगी, और आफ्टर क्लूजन v1 डैश के साथ हो जाएगा। तो 1/2 m1 v1² प्लस 1/2 m2 v2², ये बिफोर क्लूजन, और आफ्टर क्लूजन 1/2 m1 v1 डैश स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 डैश स्क्वायर। अब दोनों साइड से ना 1/2 कॉमन ले लें, इधर से 1/2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर हमारे पास बच जाएगा m1v1² प्लस m2v2²। इधर 1/2 कॉमन लेंगे तो बचेगा हमारे पास m1v1 डैश स्क्वायर प्लस m2v2 डैश स्क्वायर। अब 1/2 से 1/2 खत्म हो जाएगा, तो 1/2 से 1/2 कैंसिल कर दिए, बाकी m1v1² प्लस m2v2², और इधर रह जाएगा m1v1 डैश स्क्वायर प्लस m2v2 डैश स्क्वायर। ठीक है, अब सिर्फ वैल्यूज लगा देंगे। m1 कितना है 1, और v1 वो भी 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1² प्लस m2 है 1। अब v2 क्योंकि 0 है तो उसकी जगह 0 लिख दिया। इधर m1 1 आ गया, v1 डैश 0 है तो इसलिए उसकी जगह 0 लिख दिया। ऊपर स्केयर डालना है तो डाल दें क्योंकि हो तो 0 ही जाना है ना। तो नेक्स्ट आगे प्लस m2 की जगह 1, और v2 डैश कितना है वो 1, और उसके ऊपर स्केयर डाल देंगे। ठीक है, ये चीज 0 होगी, और इधर ये चीज 0 होगी। 1 का स्केयर 1 से मल्टीप्लाई 1 आ गया, इधर 1 का स्केयर 1 से मल्टीप्लाई 1 आ गया, तो 1 जॉल इधर भी आ गया, इधर भी 1 जॉल आ गया। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल प्रूव होगी। तो हमने जो प्रूव करना था ना, ये इलास्टिक कोलिजन का केस है, वो प्रूव हो गया। उसके बाद 11वें न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है, अ रेलवे वैगन ऑफ मैस 4 × 10⁻⁴ किलोग्राम। एक वैन है जो कि ना जिसका मैस है 4 × 10⁻⁴ किलोग्राम, मूव कर रही है 3 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से। उसकी उसका क्लूजन जो है वो एक हो गया एक दूसरी वैगन के साथ, जिसका मैस जो है 2 × 10⁴ किलोग्राम है, और वो रेस्ट पे है। अब देखें, इसका मैस m1 ये हो जाएगा, ये मैस m2 हो जाएगा, और ये v1 हो जाएगी, और v2 0 होगी क्योंकि वो रेस्ट पे है। दे स्टिक टुगेदर। अब वो जब क्लूजन हुआ है ना, वो दोनों इकट्ठे हो गए हैं, मूव ऑफ टुगेदर, वो इकट्ठे मूव कर रहे हैं। फाइंड योर कंबाइंड वेलोसिटी, अब उनकी कंबाइंड वेलोसिटी फाइंड करनी है। ये न्यूमेरिकल ना बिल्कुल पिछले न्यूमेरिकल जैसे, इसलिए मैंने डाटा ऑलरेडी लिख लिया। पहले का मैथ्स m1 4 × 10⁻⁴ किलोग्राम, वेलोसिटी उसकी 3 मीटर पर सेकंड, m2 2 × 10⁻⁴ किलोग्राम, v2 0 चूंकि वो रेस्ट पे है। अब जब क्लूजन हुआ है वो स्टिक हो गया, स्टिक होने का मतलब ये उनका मैथ्स कंबाइन हो जाएगा। m1 प्लस m2 दोनों को हम क्या करवा लेंगे, प्लस करवा लेंगे, तो हमारे पास कैपिटल M मैथ्स आ जाएगा, कंबाइंड मैथ्स दोनों का 6 × 10⁻⁴ किलोग्राम। 4 + 2 6 आ जाएगा, 10⁻⁴ एज इट इज हम लिख लेंगे। तो ये अब इसका कंबाइंड मैथ्स आ गया 6 × 10⁻⁴ किलोग्राम। अब इनकी कंबाइंड वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी वो vf हमने फाइंड करनी है। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला लगा लेंगे यहाँ पे। वो क्या होता है, m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू एम वी एफ। फाइनल मोमेंटम हमारा फाइनल मैस एम में है, कैपिटल एम, और फाइनल वेलोसिटी वी एफ है। वैल्यूज लगा दें सिंपली, हमारे पास वैल्यूज हैं, m1 की जगह 3 लगा देंगे, v1 वहां से ऊपर डाटा में दी हुई है 4 × 10⁻⁴, सॉरी m1 4 × 10⁻⁴ है, v1 3 है। ठीक है, ये पहले v1 लिखा हुआ है। बाकी आगे उसी तरह m2, ये मैथ्स है, वेलोसिटी v2 और रेस्ट पे 0 है, तो ये वाला फैक्टर तो 0 हो जाएगा। बाकी ये m 6 × 10⁻⁴, ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ लिख दी, वी एफ फाइंड करना है। अब इन दो को करा लेंगे मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा 3 × 4 12 × 10⁻⁴, और ये 6 × 10⁻⁴ वी एफ के साथ है, चूंकि वी एफ फाइंड करना है इसलिए इसको अकेला करना है, तो ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो जाके जब डिवाइड होगा 6 1 6 6 2 12, और 10⁻⁴ से 10⁻⁴ कट जाएगा, तो 2 मीटर पर सेकंड हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी उनकी कंबाइन। तो ये 2 मीटर पर सेकंड उनकी फाइनल वेलोसिटी आ गई हमारे पास, दोनों की कंबाइन वेलोसिटी। उसके बाद आखिरी न्यूमेरिकल है, ए कार ऑफ मास 575 किलोग्राम मूव विद 15 मीटर पर सेकंड स्मैश इनटू अ rear end of a car with 1575 kilogram moving with the 5 meter per second velocity in the same direction. What is the final velocity when they wrecked कार लॉक टुगेदर? ये बिल्कुल पिछले न्यूमेरिकल जैसा सेम है, आप खुद भी कर सकते हैं। वैसे तो ये देखें, मैस दे दिया गया है कार का, पहली कार का मैस है 575 किलोग्राम, और 15 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से मूव करती हुई जा रही है। इसकी टक्कर लगी है एक और कार के साथ जिसका मैस जो है 1575 किलोग्राम है। पहले वाले का 575 है, दूसरी वाली का 1575 है, और दूसरी वाली जो है वो 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से मूव कर रही है, पहली वाली 15 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से मूव कर रही है सेम डायरेक्शन में। उनका जब कोलिजन हुआ है तो उनकी फाइनल वेलोसिटी जो है कंबाइंड वेलोसिटी वो हमने फाइंड करनी है। हाउ मच काइनेटिक एनर्जी लॉस, और कोलिजन के दौरान कितनी काइनेटिक एनर्जी लॉस हुई है ये भी हमने फाइंड करनी है।
तो गिवन डाटा उसी तरह मास ऑफ फर्स्ट कार वो 575 किलोग्राम, उसकी वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड है। वैगन का जो मास है जिसके साथ उसकी टक्कर हुई है वो है 1575 किलोग्राम और उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है। अब फाइनल वेलोसिटी उनकी फाइंड करनी है जब वो लॉक टुगेदर मतलब इकट्ठे हो गए हैं, तो उनका मास कंबाइन हो जाएगा जैसे पिछले न्यूमेरिकल में हुआ था। बिल्कुल इस तरह m1 प्लस m2 कर लेंगे हम, टोटल कंबाइंड मास निकाल लेंगे उन दोनों का, कार और वैगन का, वो 2150 किलोग्राम आएगा। उस तरह लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम लगा लेंगे, m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू mvf। ठीक है, वैल्यूज पुट करें, m1 575, v1 15, m2 1575, v2 5 और कैपिटल M जो है वो 2150 है और वी एफ हमने फाइंड करनी है। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करा के आंसर लिखते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे ये आ जाएगा, इन दो को मल्टीप्लाई कराएंगे ये आ जाएगा हमारे पास, और ये 2150 वी एफ एज इट इज। अब ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड कराया तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी दोनों की जो आ रही है कंबाइंड वेलोसिटी वो है 7.67 मीटर पर सेकंड। अब कितनी काइनेटिक एनर्जी लॉस हुई है, क्लूजन में जारी बात है काइनेटिक एनर्जी तो लॉस हुई होगी। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी लॉस हुई है, बिल्कुल उसी तरह अगर आप कुछ बाजार से कोई बुक लें, लेट वो आपने बुक 1000 रुपए की ली है तो आप उसको बेचते हैं 700 की, तो आप उसको कैसे लॉस कितना हुआ है कैसे निकालेंगे, ओरिजिनल प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। इसी तरह काइनेटिक एनर्जी कितनी लॉस हुई है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को फाइनल में से माइनस कर देंगे, तो फाइनल में से माइनस कर लेंगे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 1/2 m1v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2v2 स्क्वायर। ठीक है, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस कर देंगे फाइनल, फाइनल में चूंकि वो कंबाइन हो गए कॉमन वेलोसिटी वीएफ है तो 1/2 mvf स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब हम वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल लेंगे। 1/2 एज इट इज m1 575, v1 स्क्वायर 15 का स्क्वायर आ जाएगा, 1/2 एज इट इज m2 1575 और v2 5 है तो उसका स्क्वायर माइनस 1/2, m जो है वो कितना है 2150 है और vf हमने ऊपर निकाला है 7.67 और उसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं, इसका स्क्वायर लेके इसे मल्टीप्लाई करा के 2 पे डिवाइड किया ये आ गया, इसका स्क्वायर लेके 2 इससे मल्टीप्लाई करा के 2 पे डिवाइड करके ये आ गया हमारे पास, और जब हमने इसका स्क्वायर किया और इसे मल्टीप्लाई करा के 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास ये आ गया। अब इन दो को प्लस करेंगे, इससे में से माइनस कर देंगे, तो जब हम दोनों को प्लस करके उसमें से माइनस कर रहे हैं तो हमारे पास जवाब आ रहा है कैलकुलेटर पे 2.11 इंटू 10⁴ जूल। तो ये काइनेटिक एनर्जी लॉस हमारे पास आ गई। तो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गए, उम्मीद है ये न्यूमेरिकल आपको क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।